सूरज गुरूब हो चुका था और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। दोनों भाइयों ने शहर में अपनी फसल बेचकर अच्छी खासी कमाई की थी, इसीलिए उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था। आसमान पर स्याह बादल छाते जा रहे थे। बैल अपनी ही मस्ती में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे दुनिया की किसी फिक्र से आजाद हों। चारों तरफ खेतों की गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माधव, देखो कितना सुहाना मौसम है। मिट्टी की ये खुशबू दिल को छू लेती है। बिल्कुल भाई, और आज फसल के दाम भी अच्छे मिले हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी मेहनत रंग ले आई। लेकिन भाई, बादल कुछ ज्यादा ही गहरे हो रहे हैं। लगता है बारिश आने वाली है। विजय ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ माधव, शहर के शोर से तो सरदर्द हो जाता है, मगर गांव की ये खामोशी रूह को सुकून देती है। बस जल्दी घर पहुंचकर अम्मा को खुशखबरी सुनानी है, वो बहुत खुश होंगी। अचानक हवा का रुख बदल गया और तेज आंधी चलने लगी। दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे और हर तरफ गर्द उड़ने लगी। बैल भी बेचैन होकर रुक रुक कर चलने लगे। चलो माधव, रफ्तार बढ़ाओ, वरना रास्ते में ही भीग जाएंगे। विजय ने बैलों को हाँकते हुए कहा। माधु हंसते हुए बोला, अरे भाई, भीग गए तो क्या हुआ? बचपन याद आ जाएगा, जब हम बारिश में खेतों में नाचा करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे माधव। अब तो बस जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। मगर सच है, वक्त चाहे जितना बदल जाए, गांव की मिट्टी हमेशा अपनी लगती है। इतने में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बूंदाबांदी देखते ही देखते मूसलाधार बारिश में बदल गई। दोनों भाइयों ने सर पर कपड़ा डाल लिया और किसी छात या साए की तलाश में इधर उधर देखने लगे। लगता है आज ऊपर वाला खूब बरसेगा। बैल भी बहुत घबरा रहे हैं। देखो माधव, आगे कहीं रोशनी नजर आ रही है। हाँ भाई, शायद कोई चौपाल या घर है, वहीं रुक सकते हैं। रास्ता कीचड़ से भर चुका था और बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी में धंस रहे थे। बड़ी मुश्किल के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में दाखिल हुए। गांव बहुत छोटा था, मगर अजीब हद तक साफ सुथरा लग रहा था। चंद घरों से हल्की रोशनी और धुआं निकल रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो अपने घर के बाहर लालटेन लिए बैठा था। उसने दोनों को देखा और एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट दी। नमस्ते बाबा, हम शहर से वापस आ रहे थे। अचानक बारिश ने रास्ता रोक लिया। आओ बेटा आओ, ऐसी रातों में मुसाफिरों को पनाह देना ही इंसानियत है। अंदर आ जाओ, तुम दोनों भीग चुके हो। घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था और छत खपरेल की थी। अंदर एक पुरानी लालटीन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे में अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। नमी और मिट्टी की बू फिजा में बसी हुई थी। आग के पास बैठ जाओ, अपने कपड़े सुखा लो। विजय ने इधर उधर देखते हुए कहा। बाबा, आपका गांव बहुत खामोश है। बाहर से तो लगा जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। बूढ़े ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। रहते हैं बेटा, मैं और चंद पुराने लोग। बाकी सब अपने अपने नसीब के साथ चले गए। चले गए? मतलब गांव छोड़ दिया? कुछ ने गांव छोड़ दिया और कुछ को गांव ने छोड़ दिया। खैर, तुम थक गए हो, गर्म पानी पी लो। इस गांव की मिट्टी में बहुत सी कहानियां दफन हैं। जो यहां आता है वो उन कहानियों का हिस्सा बन जाता है। इतने में अंदर से बूढ़े की बीवी सुलोचना बाहर आई। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था
और वो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थी। ये मेरी शरीके हयात हैं। इस घर में बिजली तो आई थी, मगर हमने उसे कबूल नहीं किया। हमें इन लालटीनों के सुकून की आदत है। माधो ने धीमी आवाज में विजय से कहा। भाई, यहाँ का माहौल कुछ अजीब है, जैसे वक्त ठहर गया हो। कुछ देर बाद सलोचना ने सादा मगर निहायत लजीज खाना खिलाया। उसका जायका ऐसा था जैसे बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। खाने के बाद बाबा उन्हें पिछले कमरे में ले गया। बेटो, अब आराम करो। आज की रात यहीं रहो, महफूज रहोगे। कमरे में लेटते ही माधव को बेचैनी महसूस हुई। रात की तकरीबन 1 बजे उसे प्यास लगी। पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो दबे पांव आंगन में निकल आया। चांदनी फैली हुई थी और दरमियान में एक पुराना कुआं था। कुएं के करीब पहुंचते ही उसे अंदर से सरगोशियों जैसी आवाजें सुनाई दी। अचानक उसके पीछे एक साया सा उभरा। ये रात, ये चांदनी सब बातें करती है। माधो डर के मारे पीछे मुड़ा। चांदनी में बाबा का चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें चमक रही थीं। माधो की रूह कांप गई। वो फौरन भागकर कमरे में आया और विजय को जगाया। भाई उठो, यहाँ कुछ बहुत गलत है। बाबा की बातें, कुएं से आने वाली आवाजें, हमें फौरन निकलना होगा। दोनों भाइयों ने जल्दी से सामान समेटा और चुपके से बैलगाड़ी की तरफ बढ़े। मगर जैसे ही बैलों के पास पहुंचे, वही बूढ़ा अचानक सामने आ खड़ा हुआ। बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? विजय ने घबराते हुए कहा। बाबा, हमें सुबह जल्दी पहुंचना है, इसलिए निकल रहे हैं। चौंक अंधेरे से गांव के और लोग भी निकल आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, आंखें चमक रही थीं और चेहरे बेजान थे। उनमें से एक बोला, तुम हमारे मेहमान हो और अब हमेशा के लिए इसी गांव का हिस्सा बनोगे। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। उनकी आवाजें इंसानी नहीं लग रही थीं। विजय और माधव ने एक दूसरे को देखा और जान बचाकर बैलगाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने बैलों को पूरी ताकत से हाँका। माधव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो लोग जमीन पर नहीं चल रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए उनका पीछा कर रहे थे। बैल भी खतरा भांप चुके थे और बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। वो पूरी रात भागते रहे, यहाँ तक कि सूरज की पहली किरण नमूदार हुई। रोशनी होते ही वो खौफनाक गांव गायब हो चुका था और वो एक आम सड़क पर थे। सामने एक ढाबा नजर आया जहां चंद लोग चाय पी रहे थे। दोनों भाइयों ने वहां रुककर सुकून का सांस लिया। उन्होंने ढाबे के एक बूढ़े दुकानदार से इस इलाके के बारे में पूछा। दुकानदार हैरत से बोला, बेटा, जिस सिमत से तुम आ रहे हो, वहां तो बरसों पहले एक गांव था जो एक कुदरती आफत में तबाह हो गया। अब वहां सिर्फ खंडर हैं। लोग कहते हैं वो जगह मनहूस है। जो भी रात को वहां रुकता है कभी वापस नहीं आता। तुम दोनों का बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं। विजय और माधव ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके माथों पर पसीना था। खामोशी से चाय खत्म की और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए, ये जानते हुए कि आज मौत उन्हें छू कर गुजर गई थी।